नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी और यूपीएससी एस्पायरेंट्स as the backbone of this channel and for me also. So let us start one first lecture of भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। प्रथम चरण के अध्याय के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बड़े सिंपल और सटीक तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। राज्य व्यवस्था एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन में राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज ही। और अन्य लेक्चर्स में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शासन के अंग क्या है, शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार क्या है, शासन प्रणाली के प्रकार दो और किस प्रकार के दो अलग अलग प्रकार हैं, लोकतंत्र व संविधान का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है, कैसे हुआ, लोकतंत्र के प्रकार क्या क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ऐतिहासिक, जब विभिन्न एकीकरण हुए थे जर्मनी का, इंग्लैंड और फ्रांस में जब क्रांतियां हुई थी, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अमेरिका के अंदर। तो उनसे हमें निश्चित तौर पे ये तो मोटा मोटा पता चल ही जाता कि किस प्रकार ये लोकतंत्र अस्तित्व में आया। हम लोग इस लेक्चर के अंदर आज पहले टॉपिक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है। राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है और राजनीतिक आवश्यकता मतलब राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। स्टेट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट एंड नीड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन दी स्टेट, राइट। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूर है कि राज्य व्यवस्था, जिसको पॉलिटी बोलते हैं, POLITY, कि कुछ मूलभूत अवधारणाएं तथा परिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं था, उनकी व्याख्या आगे हम लोगों ने की हुई है। पहला, राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। तो ये बात जायज सी है। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य की है। राज्य शब्द का प्रयोग तो विभिन्न प्रांतों में प्रोविंसेस के नाम से किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। और यह एक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है। इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। जिस समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वहीं स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का एक प्रमाण है। वहीं राज्य के तत्व में, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स में, किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें चार तत्व विद्यमान हो। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन होना जरूरी, गवर्नमेंट होना जरूरी है और सॉवरेनिटी होना भी जरूरी, संप्रभुता जिसको बोलते हैं। पहला भूभाग, अर्थात एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्र भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग ही है। दूसरा पॉपुलेशन, राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय हो जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होती तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक ही है। और फिर सरकार की बात आती है। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है या कर सकता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त जो है कॉन्क्रीट और व्यवहारिक उपयोग है। वहीं संप्रभुता और प्रभुसत्ता की बात करें तो राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास, अर्थात उसकी सरकार के पास, अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई निर्णय लेने की पूरी शक्ति हो। उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय लेने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो संप्रभु नहीं कहलाएगा। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है, वो राज्य नहीं कहलाया जा सकता। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से बेहतर समझा जा सकता है, जिसमें पहला है, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें भी होती हैं
जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान में से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उसके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत या संप्रभुता थी। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकारें भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी न हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदर्शों के तहत कार्य करता था। तीसरा एक उदाहरण और महत्वपूर्ण है जिसमें चर्चा कर लेते हैं। जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चल रहा था और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से की पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती, इसलिए इसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जैसे अभी अमेरिका ने सेना हटा ली तो तालिबान का उस पर कब्जा धीरे धीरे जो बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को वहां से एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। तो इस प्रकार हमने भारतीय राजव्यवस्था में एक सामान्य परिचय एक छोटा सा लेक्चर बनाया। हम इससे चलेंगे शुरुआत में इतना ही, ताकि आप इसको और अधिक अच्छे से समझ सको। बहुत बहुत आभार आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। आशीर्वाद देते रहेगा मेरे को, ताकि मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, बिल्कुल फ्री, जो आपको बिल्कुल एक बेहतर प्रशासक बनाए, एक बेहतर नागरिक बनाए, और जिससे इस देश का डेवलपमेंट बहुत ही सटीक तरीके से चले, मशीनरी बिल्कुल एक्टिव मशीनरी डेवलप हो सके। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।